विलियन के बारे में हमारे पुराने टॉपिक राउल्ट के नियम, उससे पहले हेनरी का नियम, उसके बाद आदर्श विलियन, अनादर्श विलियन और धनात्मक विचलन दर्शाने वाले और ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलियन हुए। अब हमारे पास में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और है कि अणुसंघ गुणधर्म किसे कहते हैं, और अणुसंघ गुणधर्म जो रहता है वह वे कौन कौन से होते हैं, तो उसके बारे में देखना है। अणुसंघ गुणधर्म मतलब विलयन के वे गुणधर्म जो विलेय पदार्थ की कणों की संख्या पर या अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। विलयन के वे गुणधर्म जो विलेय पदार्थ की मात्रा या विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उसको हम लोग अणुसंघ गुणधर्म कहते हैं। और वे अणुसंघ गुणधर्म कौन कौन से हैं, जैसे कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन का मतलब होता है कि अगर शुद्ध विलायक है और उसमें हमने अवाष्पशील विलेय डाल दिया, तो अवाष्पशील विलेय डाल देने पर उसके वाष्प दाब में कमी हो जाएगी, जिसको हम विलयन के वाष्प दाब में कमी हो जाएगी, जिसको हम लोग कहेंगे वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। जैसा कि हम लोग चाय बनाते हैं तो कभी चाय वो जल अगर गर्म करने पर वह उफनती है, तो उसके अंदर जब हम लोग शक्कर की मात्रा डाल देते हैं जो अवाष्पशील पदार्थ होता है, तो शक्कर की मात्रा डालने पर वह तुरंत नीचे की साइड पर बैठ जाती है। तो इसलिए बैठ गई क्योंकि उसका वाष्प दाब में क्या हो गया, अवनमन हो गया, कमी हो गई, तो वह अवाष्पशील शक्कर की वजह से हुई थी। तो एक कारक वो है क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक जो कोई द्रव है, उस द्रव को जब हम गर्म करते हैं, माना कि वाटर है, वो अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉइल होता है, तो अगर हम लोग उसके अंदर अवाष्पशील विलेय डालते हैं तो वह अब 100 पर नहीं होगा, 100 से ज्यादा पर होगा, जिसको हम लोग कहेंगे क्वथनांक में उन्नयन, वृद्धि हो गई। हिमांक में अवनमन सेम टू सेम है कि अगर वाटर को हम लोग देखते हैं, कंसिडर करते हैं, तो वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ बन जाता है। लेकिन अगर हम लोग उसके अंदर अवाष्पशील विलेय डालेंगे, तो अवाष्पशील विलेय डालने पर वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ नहीं बनकर माइनस पर जाकर बर्फ बनेगा, जिसको हम कहेंगे हिमांक में अवनमन। परासरण दाब भी एक अणुसंघ गुणधर्म होता है, जो कि अणुओं की विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। अगर हम लोग अवाष्पशील विलेय ज्यादा डालेंगे तो परासरण दाब का मान बढ़ जाएगा, तो परासरण दाब में भी यहाँ पर वृद्धि होती है। तो हमारे पास में जो टॉपिक है उनको हम लोग एक एक करके पढ़ रहे हैं। जैसे कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन किसको कहते हैं। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन का मतलब क्या होता है, अगर हमने एक शुद्ध वाटर लिया और इस वाटर को हम लोग गर्म कर रहे हैं, शुद्ध वाटर है, ये शुद्ध विलायक है, तो शुद्ध जल जो है इसको हम लोग जब गर्म करते हैं, तो इसको गर्म करने पर इसके कण जो रहेंगे वो क्या बनेंगे, धीरे धीरे वाष्प बनेंगे, और वाष्प बनकर इसकी अगर हम लोग इसको बंद कर देते तो इसकी सतह पर यह दबाव लगाएगा, तो इसकी सतह पर जो दाब लगाएगा वह दाब कहलाएगा वाष्प दाब। और ये शुद्ध वाटर है और इसका जो वाष्प दाब लगेगा उसको हम लोग पी नोट के रूप में अगर हम लोग कहेंगे कि पी नोट है, तो ये वाष्प दाब बना। अगर हम लोग इसके अंदर शक्कर या अवाष्पशील पदार्थ मिला देते हैं, तो शक्कर या अवाष्पशील पदार्थ मिला देने पर वो जो शक्कर या अवाष्पशील पदार्थ घुला हुआ, इसमें नमक हुआ, शक्कर हुआ, ग्लिसरॉल हुआ, ऐसे पदार्थ अगर इसके अंदर घुल गए, तो ये घुले हुए पदार्थ इसकी सतह के ऊपर आ जाएंगे, और किसी निश्चित तापमान पर जो इसके शुद्ध विलायक के कण जो वाष्प बन रहे थे, क्योंकि इसकी पूरी सतह पर वाटर के ही मॉलिक्यूल थे, तो टोटल के वाटर के मॉलिक्यूल ने ही इसके ऊपर वाष्प का निर्माण कर दिया था। तो ये कम तापमान पर ही हो जाएगा और अधिक मात्रा में वाष्प का निर्माण करेगा। लेकिन जब हम इसके अंदर अवाष्पशील कण मिला देते हैं, तो ये अवाष्पशील कण जो रहते हैं घुलने के बाद में इसकी सतह को हैंग कर देते हैं, क्योंकि ये वाष्प तो बन नहीं रहे, लेकिन जो जल वाटर के कण जो वाष्प बनने जा रहे थे उसको भी रोक रहे थे। तो कहने का मतलब किसी निश्चित तापमान पर वाटर के कणों को भी अवरुद्ध कर देते हैं वाष्प बनने में, इसलिए वाष्प दाब का मान कम हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, क्योंकि वहां पर हमने अवाष्पशील पदार्थ इसके अंदर मिलाया है। तो इसके अंदर अगर हम लोग जितने अवाष्पशील कण मिलाएंगे उतनी ज्यादा इसके अंदर विलयन का वाष्प दाब जो रहता है धीरे धीरे घटेगा। उसका हम लोग गणितीय रूप देखते हैं राउल्ट के नियम के आधार पर, कि राउल्ट ने जो गणितीय रूप दिया था उसके अनुसार हम लोग इसको डेरिव करते हैं। तो वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन का गणितीय रूप हम लोग राउल्ट के नियम के थ्रू समझ रहे हैं। राउल्ट के नियम के अनुसार जो था वो था कि अगर टोटल विलयन का वाष्प दाब जो रहता है वह उस घटक के वाष्प दाब के बराबर कह सकते हैं अपन, कि उस घटक के वाष्प दाब के बराबर रहेगा जो वाष्पशील रहता है।
और अवाष्पशील पदार्थ से उसका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर कि अवाष्पशील पदार्थ क्योंकि वो वाष्प नहीं बन रहा था, लेकिन अपेक्षिक अवनमन जो रहता है वह उसके मोल अंश के बराबर रहता है। अब किस तरह से उसको सोल्व करते हैं हम लोग, गणितीय रूप देकर अनुसंख्यक गुणधर्म को सिद्ध करना है कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन एक अनुसंख्यक गुणधर्म होता है। इस तरह से कि राउल्ट के नियम के अनुसार अगर हम लोगों ने ए विलायक को लिया है, ये विलायक है ए, यहाँ पर अभी हमने क्वांटिटी को चेंज किया है, और बी जो है वो विलय लिया गया, तो विलयन का वाष्प दाब राउल्ट के नियम के अनुसार विलायक के मोल अंश के समानुपाती होता है, उसको हम लोग सोल्व करते हैं तो ये वाली टर्म अपने पास में आती है जिसको हम लोगों ने पहले सोल्व कर रखा था। अगर एक्स ए और एक्स बी बराबर एक होता है, जैसा कि हम लोग इसको भी जानते हैं, तो एक्स ए को अगर हम लोग लिखे तो 1 माइनस एक्स बी, और इसके अंदर मान रखते हैं तो एक्स ए की जगह पर 1 माइनस एक्स बी को अपने लिखा है। और अगर हम लोगों ने इसको गणितीय रूप सोल्व किया तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी, और ये विलियन के लिए है, विलियन वाली क्वांटिटी के लिए हम लोगों ने इसको माइनस वाली क्वांटिटी इधर लेकर आए थे, प्लस में हो गई है। और इसको जब हमने सोल्व किया तो अपने पास में ये गणितीय रूप आता है कि शुद्ध अवस्था में विलायक, शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब माइनस विलियन का वाष्प दाब बटे शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब बराबर एक्स बी की फॉर्म यहाँ से निकल कर आई है। तो एक्स बी मतलब विलय का मोल अंश, तो विलय का मोल अंश जिसको हम लोग कहते हैं एक्स बी, उसके बराबर ये निकलता है। मतलब ये होता है कि विलय का मोल अंश अपेक्षित, इस टोटल क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन, ये शुद्ध विलय का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब डिवाइड बाय शुद्ध विलयन का वाष्प दाब, तो ये एवरेज जो निकलता है उसको हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलय के मोल अंश के बराबर होता है। और अगर हम लोग इसको अणुभार के संदर्भ में लेते हैं या मोलों की संख्या के अनुसार लेते हैं, तो अगर एक्स ए जो मोलंस था, मोलंस को हम लोग लिखते हैं एन बी, क्योंकि विलय के लिए है, बी को प्रयुक्त कर रहे हैं तो विलय के मोलों की संख्या बटे विलियन के मोलों की संख्या। अब विलियन तनु है और उसके अंदर हमारे पास में बी के कंटेंट, विलियन के अंदर बी कम है, तो इसलिए हम लोगों ने इसको लिखा कि विलय में मोलों की संख्या कम है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग एन बी को इस विलियन में कम कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, घटा सकते हैं उसको। तो यहाँ पर अपने पास में एन बी अपॉन एन ए रह जाएगा जो मोलंस के लिए रहेगा, तो एन बी अपॉन एन ए, उस एन बी अपॉन एन ए को हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं। ये यहाँ पर अपेक्षित अवनमन जो रहता है उसके अनुसार रहता है। अगर हम लोग इसको और डिराइव करते हैं तो अपने इस टर्म को हम लोग लिख सकते हैं पी नॉट ए माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नॉट ए इक्वल टू यहाँ पर रहेगा एन बी। अब एन बी का मतलब होता है अणुभार, सॉरी मोलों की संख्या, तो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी डिवाइड बाई एन ए का मतलब होता है डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। और इसको अगर हम लोग वापस लिखे सोल्व करेंगे तो पी एस डिवाइड बाई पी नॉट ए इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए। अगर अणुभार के रेस्पेक्ट में कभी आता है कि विलय के अणुभार के रेस्पेक्ट में कभी इसको क्वेश्चन पूछा जाता है तो अणुभार के लिए व्युत्क्रमानुपाती रहता है और उसके द्रव्यमान की जो रहता है समानुपाती रहता है। कौन सी टर्म समानुपाती रहती है? वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। तो इससे संबंधित भी क्वेश्चन कभी हो सकता है कि अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती सिद्ध कीजिए, या फिर अणुसंख्या के अनुसार लिखना है तो यहीं तक लिखना है और अणुसंख्या के व्युत्क्रमानुपाती सिद्ध करना रहेगा तो उसको यहाँ तक सिद्ध करना रहेगा। नेक्स्ट टर्म अपनी है क्वथनांक में उन्नयन। अणुसंख्यक गुणधर्म जिसको हम लोग पढ़ रहे थे, और अणुसंख्यक गुणधर्म का मतलब होता है कि अणुओं की संख्या पर, विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करने वाले गुणधर्म, जिसमें से पहले अपनों ने पढ़ा था वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, दूसरा अपने पास में है क्वथनांक का उन्नयन। अगर अवाष्पशील विलय हम लोग मिलाते हैं तो क्वथनांक में उन्नयन हो जाता है ऐसे विलयन के लिए। तो क्वथनांक में उन्नयन जो रहता है वो किस तरह से होगा? क्वथनांक में उन्नयन को परिभाषित कर लेते पहले, जब इसकी परिभाषा जाती है तो परिभाषा को हम लोग समझ लेते हैं कि अवाष्पशील विलय मिलाने पर शुद्ध वाष्पशील विलायक के विलयन के क्वथनांक में वृद्धि हो जाना। विलायक में जब विलय मिलाएंगे तो वो विलयन बनेगा, उस विलयन के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। तो क्वथनांक में वृद्धि हो जाना कहलाता है क्वथनांक में उन्नयन। और उससे पहले हम लोग एक टर्म और समझ लेते हैं कि क्वथनांक किसको कहते हैं।
क्वथनांक का मतलब होता है, हम लोग कहते हैं सामान्य तौर पर कहते हैं कि वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है, लेकिन 12th स्टैंडर्ड के लिए एक डेफिनेशन रहेगी कि वह उसी तापमान पर क्यों उबलता है। उसके लिए डेफिनेशन है कि वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। वह टेम्परेचर रहता है जिस पर वाष्प दाब जो रहती है, ये वाष्प दाब जो रहता है ये वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। इस पर ये दाब बराबर हो जाता है, उस ताप को हम लोग क्वथनांक कहते हैं। और जब अवाष्पशील विलयन मिलाते हैं तो उसके क्वथनांक में वृद्धि क्यों हो जाती है उसको समझें। जैसे कि एक अपने पास में शुद्ध जल है, ये शुद्ध जल है, इस शुद्ध जल को हम लोग जब देखते हैं तो इसके अंदर वाष्प बनती है, क्योंकि ये वाष्पशील पदार्थ होता है तो वाष्प बनती है। जब हम इसको गर्म करते हैं तो वाष्प बनाता है। इसकी वाष्प को हम लोग इसकी सतह पर जो दबाव लगाती है उसको हम लोग वाष्प दाब कहते हैं। अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसके टेम्परेचर बढ़ाने से इसके अंदर ज्यादा वाष्प बनेगी और वह अपना वाष्प दाब ज्यादा बनाकर अपना जो रहेगा वाष्प दाब लगाएगा। एक स्थिति ऐसी आएगी कि इसका जो वाष्प दाब लग रहा है, ये वाष्प दाब और जो बाहर की ओर जो वायुमंडलीय दाब है, इस वायुमंडलीय दाब के बराबर इसका वाष्प दाब हो जाता है। इसका वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। उस ताप को हम लोग कहते हैं क्वथनांक। अब इसको मिलाने से अवाष्पशील विलय मिला देने पर क्वथनांक में परिवर्तन क्यों होता है, क्वथनांक में वृद्धि क्यों हो जाती है? क्योंकि अवाष्पशील पदार्थ मिला देने पर ये अवाष्पशील पदार्थ इस शुद्ध विलायक को वाष्प बनने में रोक देते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं। तो इसका वाष्प दाब घट जाता है, विलयन का वाष्प दाब घट जाता है। और जब वाष्प दाब घट जाता है तो इसके वाष्प दाब को, इसकी वाष्प दाब जो कम हुई थी, इसकी वाष्प दाब को अपने को वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर लाने के लिए, वायुमंडलीय दाब के बराबर लाने के लिए अलग से एक्स्ट्रा टेम्परेचर देना पड़ता है। और जब हमें अधिक तापमान देना पड़ता है तो वाष्प दाब को, उसको हम लोग उन्नयन कहते हैं। वाष्प दाब में वहां पर वाष्प दाब जो घटा था, लेकिन क्वथनांक में उसमें वृद्धि हो गई, क्योंकि क्वथनांक में उसको उबालने के लिए अधिक तापमान की आवश्यकता पड़ेगी। पहले कम लग रही थी, पहले इसलिए कम लग रही थी क्योंकि अवाष्पशील कण नहीं थे, टोटल विलायकी कण थे जिसको वाष्प बनने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो रही है। तो कम तापमान पर ही वो वाष्प बन रहे हैं और उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हुआ था। अब ज्यादा इसलिए क्योंकि बीच बीच में अवाष्पशील कण आ गए। अवाष्पशील कण आने से वो वाष्प बन जाने में बाधा उत्पन्न कर देते हैं। तो इसके लिए आपको सिर्फ विलायक मतलब पानी के ही कणों को वाष्प बनाना है, क्योंकि दूसरे शक्कर के या नमक के कण जो रहेंगे वो तो वाष्प बनने नहीं। तो पानी के कणों को वाष्प बनाने के लिए और टेम्परेचर देना पड़ेगा। किसके बराबर करने के लिए? उसके वाष्प दाब को वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर करने के लिए। इसलिए तापमान बढ़ा रहे हैं, इसलिए क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। इसका गणितीय रूप हम लोग क्वथनांक में वृद्धि कितनी होती है, वाष्प दाब में जो परिवर्तन हो रहा है उसका कितनी होती है, उसको मोललता के बराबर या मोललता के समानुपाती कहते हैं। उसका गणितीय रूप अभी हम लोग देख लेते हैं। तो मोललता की टर्म में जब हम इसको क्वथनांक में उन्नयन को समझते हैं तो क्वथनांक में उन्नयन मोललता के समानुपाती होता है। क्वथनांक में उन्नयन मोललता के समानुपाती होता है, कितना क्वथनांक में उन्नयन होता है। तो ये क्वथनांक में उन्नयन को अगर हम लोग डेल टीबी लिखते हैं तो डेल टीबी समानुपाती एम मोललता के रेस्पेक्ट में, और डेल टीबी इक्वल टू केबी, ये कांस्टेंट है, मोलर क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है, एम मोललता है। और केबी के रूप में लिखिए इसको तो डेल टीबी अपॉन एम, एम मोललता है। और इसका अगर मात्रा निकालते हैं तो डेल टीबी का जो मात्रा है, डेल टीबी मतलब केल्विन, तापमान है, तापमान का मात्रा केल्विन है। और ए मतलब मोललता है, मोललता मतलब मोल प्रति किलोग्राम, तो मोल बटे किलोग्राम लिख दिया इसको। और इसका जो है केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, इसका मात्रा होता है, बहुत एग्जाम के अंदर इसका मात्रा पूछा जाता है। और इसको इस तरह से लिखे हम लोग कि डेल टीबी इक्वल टू केबी डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए, ये मोललता को का फॉर्मूला होता है। मोललता बराबर की विलय का द्रव्यमान बटे विलय का अणुभार और 1000 अपॉन विलायक का द्रव्यमान, डब्ल्यू ए विलायक का द्रव्यमान है, तो उसके रूप में हम लोग लिखते हैं। और इसके लिए वाटर अगर जल अगर इसमें विलायक होता है तो केबी का मान जो रहता है 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स इसका मान रहता है। जब हम लोग वाटर को इसके अंदर लेते हैं तो दूसरे विलायक अगर लिए जाते हैं तो उसके अंदर ये चेंजेस है, उसके टेबल आप लोग देख सकते हैं कि उसको किस तरह से करते हैं।
और इसका अगर हम लोग इसका कोई अगर अपने को कोई इसका न्यूमेरिकल देखना रहता है तो न्यूमेरिकल के थ्रू भी हम लोग इसको देख सकते हैं कि जैसे कि सपोज न्यूमेरिकल है कि 2 ग्राम अपनों ने NaOH गोल रखा है, NaOH गोला अपनों ने 2 ग्राम, और उसके लिए अपनों ने विलेय पदार्थ लिया था 50 ग्राम की विलेय जो है वो 50 ग्राम विलेय लिया, और 50 ग्राम विलेय के अंदर अगर हमने 2 ग्राम NaOH को घोल दिया तो ऐसी स्थिति में विलयन का क्वथनांक कितना होगा। विलयन का क्वथनांक पहले हम लोग क्वथनांक में उन्हें निकालेंगे, फिर विलयन का निकालेंगे। तो हमारे पास में ये क्वांटिटी अपने पास में है ही सही, डेल TB इक्वल टू KB का मान 0.52 इंटू WB हो गया, ये 2 ग्राम हो गया, बटे विलेय का अणुभार, ये NaOH है और NaOH का अणुभार 40 होता है, 40 इंटू 1000 डिवाइड बाय 50। तो इसको जब हम लोग सोल्व करते हैं तो 54 इधर की साइड पे 2, इधर की साइड पे 4 और 4 ये कट गया इसमें। तो यह टेम्परेचर जो रहता है डेल TB का मान आता है 0.52 डिग्री सेल्सियस कर दो उसको कि इस डिग्री सेल्सियस पर, या केल्विन में भी लेंगे हम लोग तो ज्यादा चेंजेस यही वैल्यू रहेगी। इतना टेम्परेचर वहां पर इंक्रीज होगा, मतलब वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर जो बॉईल हो रहा था, वाटर के लिए हम लोग कहते 100 डिग्री सेल्सियस है, तो 100 डिग्री सेल्सियस तो बॉईल ना होगा, अब उसके अंदर हम लोगों को ये भी जोड़ना पड़ेगा 0.52 डिग्री सेल्सियस। तो अब ये होगा 152 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, मतलब इतना उसके अंदर क्वथनांक में उन्नयन हुआ। ये क्वथनांक में उन्नयन है, 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर वो उबल रहा है तो अब उसके साथ में 100 पर उबल कर ये 100.52 के ऊपर ये डिग्री सेल्सियस के ऊपर उबलेगा। तो इसको हम लोग कह रहे हैं क्वथनांक में उन्नयन। तो क्वथनांक में उन्नयन जो रहती है ये एक अणुसंख्य गुणधर्म भी है, क्योंकि ये अणुओं की संख्या पर भी निर्भर कर रहा है, मोललता के ऊपर डिपेंड करता है, और न्यूमेरिकल्स भी इसके पूछे जाते हैं। तो इसको भी हम लोग सोल्व करेंगे। नेक्स्ट अपना टॉपिक रहता है हिमांक में अवनमन। अणुसंख्य गुणधर्म के अंदर हमारा अगला टॉपिक जो रहता है वो है हिमांक में अवनमन। जिस तरह से हम लोगों ने कहा था क्वथनांक में उन्नयन होता है कि अगर हम लोग अवाष्पशील विलेय मिला देते हैं विलायक के अंदर, वाष्पशील विलायक के अंदर, तो उसका क्वथनांक जो था 100 डिग्री सेल्सियस तो उससे और ज्यादा बढ़ गया, तो उसको हम लोग कह रहे हैं क्वथनांक में उन्नयन। हिमांक में अवनमन उसके उल्टी टर्म हो गई कि विलायक में अगर हम लोग अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो उसका जो मूल क्वथनांक है उससे भी और कम तापमान पर वह जमेगा, बर्फ बनेगा, तो उसको हम लोग कहेंगे हिमांक में अवनमन। और हिमांक में अवनमन की परिभाषा कभी पूछी जाती है तो अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक की तुलना में कम हो जाना हिमांक में अवनमन कहलाता है। यह एक अणुसंख्य गुणधर्म होता है, और हिमांक में अवनमन विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। जैसा कि उसके अंदर भी मोललता के समानुपाती होता है, इसमें भी होता है। तो उसको हम लोग गणितीय टर्म के अंदर लिखे तो डेल TF उसमें भी लिखा था, क्योंकि बॉइलिंग के लिए, यहाँ पर फ्रीज के लिए हम लोग F लिख रहे हैं। तो डेल TF समानुपाती M, डेल TF बराबर KF M, और उसको सोल्व करते हैं हम लोग। KF जो रहता है KF को लिखते हैं हम लोग मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक। मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक पहले कह रहे हैं मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। और इसका जो मान रहता है, जल अगर विलायक रहता है तो जल के लिए इसका मान रहता है 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। और यह अणुसंख्यक गुणधर्म क्यों है? अणुओं की संख्या पर निर्भर करने वाला तो है, लेकिन सिद्ध करना पड़ेगा अपने को विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। तो विलेय के अणुओं की संख्या पर, इसलिए कि मोललता को जब हम लोग सोल्व करते हैं तो विलेय के मोलों को, मतलब विलेय के द्रव्यमान बटे विलेय का अणुभार 1000 अपॉन विलाय का द्रव्यमान। तो ये वाली जो टर्म रहती है WB अपॉन MB, इस WB अपॉन MB को हम लोग कहते हैं द्रव्यमान बटे द्रव्यमान डिवाइड बाय उसका अणुभार। तो द्रव्यमान और अणुभार को हम किस रूप में व्यक्त करते हैं? उसका मोल। कहने का मतलब ये इसके मोल से, विलेय के मोल से, तो विलेय के मोल पर डिपेंड करता है, इसलिए इसको विलेय का जो है अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं विलयन के लिए, कि अणुसंख्यक गुणधर्म रहता है गणितीय टर्म में, इसको भी हम लोग समझ सकते हैं। उसी तरह से जैसे कि पहले किया था कि 2 ग्राम अगर अपने पास में विलेय रहता है, विलेय के रूप में अगर हम लोगों ने NaOH लिया है, वही NaOH ले रहे हैं, सिंपल एग्जांपल भी अपने पास में अवाष्पशील भी होता है, तो विलेय लिया, और वही अगर हम लोग 50 ग्राम इसको ये ले लेते हैं
कि वाटर है चल रहे, उसके अंदर हम लोगों ने इसको किया है, तो डेल टी एफ डिजोल्व कर रखा, विलीय बना रखा है। के एफ का मान हो रहा है यहाँ पर 1.86 और 2 डिवाइड बाय 40 इंटू 1000 डिवाइड बाय 50, और इसको भी अगर हम लोग सोल्व करें तो यहाँ पर 2 और 2 ये, तो यहाँ पर 1.86 डेल टी एफ की जो वैल्यू रहती है, ये डेल टी एफ की वैल्यू 1.86 डिग्री सेल्सियस आ रही है। इसका मतलब ये हो रहा है कि इतना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम करेंगे तब जाकर बर्फ बनेगा। अगर पानी है तो 0 डिग्री सेल्सियस पर हम लोग नॉर्मली कहते हैं पानी बर्फ बन जाता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर ये बर्फ बन रहा है। अब इसमें से माइनस करना पड़ेगा, अपने को माइनस करना पड़ेगा 1.86, तो माइनस कहने का मतलब माइनस 1.86 डिग्री सेल्सियस पर अब ये क्या बनेगी, बर्फ बनेगी। जो 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ बन रही थी वो इतने पर बर्फ बनेगी, जिसको हम लोग कह रहे हैं। तो इसके गणितीय रूप से हम लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। कभी यूं भी आ सकता है कि कितने ग्राम हम लोग इसके अंदर डालें कि जो है वो इस टेम्परेचर पर बर्फ बने, NaOH को कितने ग्राम डालें, तो उसका भी निर्धारण हम लोग यहाँ पर द्रव्यमान और अणुभार के अनुसार कर सकते हैं। अणुसंख्यक गुणधर्म का अगला टॉपिक होता है परासरण दाब। परासरण दाब किसको कहते हैं, परासरण किसको कहते हैं, व्युत्क्रम परासरण किसको कहते हैं, ये डेफिनेशन हम लोग थोड़ी सी समझ लेते हैं। परासरण के बारे में समझ लेते हैं कि परासरण का मतलब होता है अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलायक के अणुओं का निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर जाना परासरण कहलाता है। ये 2 विलयन है, एक विलयन निम्न सांद्रता वाला है और एक उच्च सांद्रता वाला है। इसमें से विलायक के कण जो रहते हैं वह उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता के विलयन की ओर जाते हैं। विलायक के कण जो रहते हैं वो निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता के विलयन की ओर जाते हैं, जिसको हम लोग परासरण कहते हैं। विलायक के कणों का जो है वह निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता वाले कणों की ओर जाना जो रहेगा वह उसको हम लोग परासरण कहते हैं। और इस क्रिया को रोकने के लिए जो विलायक के कण इधर से इधर की ओर मूव कर रहे थे, इसको रोकने के लिए जो हम लोग दाब लगाएंगे उस दाब को हम लोग कहते हैं परासरण दाब। कि विलायक के कणों का निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जाने से रोकने के लिए लगाया गया दाब जो रहता है उसको हम लोग परासरण दाब कहते हैं। तो परासरण दाब जो रहती है वह इस क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया दाब रहता है। अब इसको अगर हम लोग देखते हैं कि परासरण दाब किस तरह से रहता है और ये अणुसंख्यक गुणधर्म क्यों है, परासरण दाब अणुसंख्यक गुणधर्म क्यों होता है, हमारे हर एक टॉपिक के लिए हमने ये सिद्ध किया है कि ये अणुसंख्यक गुणधर्म क्यों है। तो अणुसंख्यक गुणधर्म होने का कारण है कि ये विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। तो अगर हम लोग इसको सोल्व करें किस तरह से इसका दाब परासरण दाब विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, तो अगर हम लोग आदर्श गैस समीकरण से इसको डेराइव करते हैं। आदर्श गैस समीकरण जो होती है वह होती है PV = NRT।